सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर ऑफ पीयर रिव्यू फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो ये जो वीडियो है, आप बोल सकते हो कि आराम से सर आपके लिए जो May 23 एग्जामिनेशंस है, November 23 एग्जामिनेशंस होगा, दोनों के लिए वैलिड है ना? दोनों के लिए वैलिड है, आप इसको यूज कर सकते हो आराम से। अब पीयर रिव्यू का पार्टिकुलरली रिविजनरी वीडियो हम लोग इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि पीयर रिव्यू के अंदर कुछ कुछ चेंजेस भी आए आपके एग्जाम्स के लिए। तो अगर चेंजेस के साथ अगर पूरा चैप्टर का कंसोलिडेटेड रिवीजन हो जाए तो आपके लिए इजी रहेगा। अब यहाँ पे रिवीजन पर्पस के लिए मैंने दो सोर्सेज यूज करे हैं। एक, हमने खुद कुछ रिटन नोट्स ड्राफ्ट करे हैं जो कि वी आर गोइंग टू यूज इन द रिविजनरी लेक्चर, एंड आई विल एक्सपेक्ट यू आल्सो टू नोट इट डाउन बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू गेट इजी फॉर यू। एंड सेकेंडली वी हैव यूज द अमेंडमेंट शीट। जो अमेंडमेंट शीट रिसेंटली हमने रिलीज किया है फॉर द अपकमिंग मे एग्जामिनेशंस, तो उस अमेंडमेंट शीट को भी हमने यूज किया था। और वो अमेंडमेंट शीट आपको कहां से मिल जाएगा? दैट अमेंडमेंट शीट यू विल गेट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल CS सानिध्य सराफ और फ्रॉम आवर वेबसाइट www.apnamentor.com इन द फ्री रिसोर्सेज सेगमेंट। जो अमेंडमेंट वीडियो है अपना, उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स को हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। पीयर रिव्यू के सारे अमेंडमेंट उसमें कवर्ड है, बाकी चैप्टर्स के भी सारे अमेंडमेंट्स उसमें कवर्ड है। बट अगेन फॉर द रिवीजन पर्पस आल्सो आई हैव यूज्ड दैट अमेंडमेंट शीट अगेन, एंड साथ ही साथ कुछ रिटन नोट्स हमारे। तो देखना, अगर पीयर रिव्यू की बात करें तो पीयर रिव्यू क्या होता है सर? पीयर रिव्यू क्या होता है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है कि यार एक सीए दूसरे सीए के काम को रिव्यू करता है। तो एक रिव्यूअर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो दूसरे पीयू के काम को क्या करता है? रिव्यू करता है कि भैया टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स प्रॉपर्ली कंप्लाई किया गया है कि नहीं, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया गया है कि नहीं, जो भी एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट, वहां पे जो भी बेस्ट क्वालिटी रिक्वायरमेंट है एज पर द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, वो सारे क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है ना? अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल का। ध्यान से सुनना, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल का ये एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है। तो सिलेक्टिव प्रैक्टिसिंग यूनिट्स जो सिलेक्टिव क्लाइंट्स को ऑडिट करती हैं, उनके ऊपर ये कॉन्सेप्ट लागू है। एक ये सेल्फ इवैल्यूएशन मॉडल है, जहां पे पीयूष को बोला जाता है कि आप खुद अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए, सर्टेन पैरामीटर्स में अपने आप को रेटिंग दीजिए, और वो जो रेटिंग आप देंगे वो आप किसी को आप कहीं भी पब्लिसाइज नहीं करेंगे। दैट इज नॉट फॉर पब्लिसिटी पर्पस। आप अपने वेबसाइट में भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, है ना? लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ इवैल्यूएट करना पड़ेगा खुद को बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। अपने आपको पॉइंट्स देने होंगे और बताना होगा कि क्या हम इन सारे पैरामीटर्स में खरा उतर रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल के सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। तो एक सेल्फ इवैल्यूएशन मॉडल है फॉर सर्टेन प्रैक्टिसिंग यूनिट्स जो सर्टेन क्लाइंट्स को ऑडिट करते हैं। डिटेल्ड में आपको ये मॉडल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका इंप्लीकेशन क्या है एग्जाम के पर्पस के लिए? कि जैसे डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू हो गया, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू हो गया, हर जगह आपको ये वर्ड एड ऑन दिया जाएगा कि the peer reviewer has to check whether the practicing unit has complied with the audit quality maturity model if applicable। पहले अपने को मेनली देखने को मिलता था कि पीयर रिव्यूअर चेक करेगा कि प्रैक्टिसिंग यूनिट ने टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किया है कि नहीं, जिसको मैं बोलता था टीपीई मॉडल कंप्लाई किया है कि नहीं। अब आपको वहां पे ये जो टर्मिनोलॉजी है ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये भी साथ में देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सर एग्जाम में आपको ये वर्ड्स यूज करके आने हैं। तो डेफिनेशन की बात करें पीयर रिव्यू की, तो इट्स एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज इज एज पर द टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल वेयर एवर एप्लीकेबल, एंड वेदर द सेम इज कंसिस्टेंटली अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। कि जो पीरियड का रिव्यूअर रिव्यू कर रहा है, वेदर दैट इज कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन द पीरियड अंडर रिव्यू। एंड पीरियड ऑफ रिव्यू क्या होता है सर? प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू की बात करें तो पहले था कंप्लाई विद द टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स। ये देखेगा रिव्यूअर की प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस है कि नहीं है, एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। अब वहां पे टीपीई के साथ क्या क्या ऐड हो गया है? ऑल्सो चेक AQMM इफ एप्लीकेबल, दैट इज ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल इफ एप्लीकेबल। देन स्कोप ऑफ रिव्यू की बात करें तो स्कोप के अंदर सेम चीजें आ जाएंगी कि रिव्यूअर का स्कोप में क्या क्या आएगा। कंप्लाई विद द टीपीई, कि पीयू टीपीई कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग बराबर है कि नहीं, काउंसिल गाइडलाइंस प्रॉपर्ली फॉलो किया गया है कि नहीं, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस है कि नहीं। ये तो ऑलरेडी था, लॉजिकल भी है। स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू के अंदर टीपीई कंप्लाई हुआ कि नहीं, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग बराबर है कि नहीं, काउंसिल गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है कि नहीं, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस है कि नहीं। लेकिन जो टीपीई वाला पॉइंट है उसमें आप ऐड कर देना AQMM, इंक्लूडिंग AQMM इफ एप्लीकेबल। एंड इफ एप्लीकेबल ये वर्ड भी हर जगह लिखेंगे क्योंकि जो AQMM का मॉडल है ये हर पीयू को नहीं लगता,
सिलेक्टिव पीयूष को लगता है, जो कि सर्टेन सिलेक्टिव क्लाइंट्स का ऑडिट करती हैं, लिस्टेड एंटिटीज वगैरह का ऑडिट करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद पीयर रिव्यू बोर्ड। पीयर रिव्यू बोर्ड की बात करें तो अल्टीमेटली जो रिव्यूअर को अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा, पीयर रिव्यू बोर्ड अपॉइंट करेगा। पीयर रिव्यू के फंक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए काउंसिल ने किसको फॉर्म किया, पीयर रिव्यू बोर्ड को फॉर्म किया है ना। तो पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर आपको पता होना चाहिए कॉम्पोजिशन, टर्म, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, द कॉरम रिक्वायरमेंट। अब कॉम्पोजिशन के अंदर एक चेंज भी है यहाँ पे, पहले बोलते थे मैक्सिमम 12 मेंबर्स, अब बोला है मिनिमम 6 मेंबर्स, मैक्सिमम 12 मेंबर्स शुड बी देयर इन द पीयर रिव्यू बोर्ड, एंड उसके अंदर एटलीस्ट 50% मेंबर्स ना अमंग्स द मेंबर्स ऑफ काउंसिल होने चाहिए। तो पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर मिनिमम 6 मेंबर्स, मैक्सिमम 12 मेंबर्स, बट क्योंकि फॉर्म इसे काउंसिल ने करा है तो एटलीस्ट 50% मेंबर्स काउंसिल से ही होने चाहिए। उसके बाद टर्म की बात करें कि वो जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे उनके टर्म क्या रहेंगे, ठीक है। बोले अगर चेयरपर्सन की बात करें, वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो उनका रोटेशन तो हर साल होगा, काउंसिल उनका रोटेशन हर साल कराएगा बिकॉज दे आर होल्डिंग ए वेरी वेरी इंडिपेंडेंट पोस्ट। और एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड, एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड, उनका टेन्योर रहने वाला है 3 years और द एंड ऑफ द टर्म, जो भी उनका टर्म का एंड रहेगा ऑफ द काउंसिल विच एवर इज अर्लियर, 3 years और एंड ऑफ द टर्म विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आएगा। तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के केस में हर साल रोटेशन होगा। 2/3 मेंबर्स की बात करें तो 3 years और एंड ऑफ द टर्म विच एवर इज अर्लियर। मीटिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग क्या होगा, तो यहां पे इनका जो मीटिंग होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 1 मीटिंग इन एवरी कैलेंडर क्वार्टर। ध्यान रखिएगा शब्द, एटलीस्ट 1 मीटिंग इन एवरी कैलेंडर क्वार्टर। तो हर कैलेंडर क्वार्टर में एटलीस्ट एक मीटिंग होना कंपलसरी है, वहां पे मैंडेटरी है। कॉरम, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर वैसे तो 10 मेंबर्स हैं बट प्रैक्टिकली सिर्फ 2 मेंबर आते हैं, मिलते जुलते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट हो जाती है, दैट इज नॉट पॉसिबल। मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, बोले एटलीस्ट 1/3 मेंबर्स होने चाहिए और उसमें भी एटलीस्ट 3 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। अगर कुल मिला के टोटल मेंबर्स 6 है वहां पे पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर और 1/3 तो 2 ही होता है, तो 2 मेंबर आपस में बातचीत नहीं करेंगे, एटलीस्ट 3 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। और उसके अंदर भी चेयरपर्सन प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर चेयरपर्सन किसी कारण से प्रेजेंट नहीं है तो एटलीस्ट वाइस चेयरपर्सन प्रेजेंट होना चाहिए। तो at least 1/3 members, not less than 3 months, including chairperson not less than 3 members, including chairperson / vice chairperson in his absence। और अगर आधे घंटे के अंदर, जो भी डिसाइडेड टाइम था, आधे घंटे के अंदर क्वारम प्रेजेंट नहीं है, तो लॉ में, कंपनी लॉ में आप पढ़ते होगे कि भाई मीटिंग एडजर्न हो जाएगा अगले हफ्ते, राइट, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। लेकिन यहाँ पे अगले हफ्ते वगैरह कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे बोला कि भैया मीटिंग एडजर्न हो जाएगा एट द डेट टाइम प्लेस दैट इज फिक्स्ड बाय द चेयरपर्सन / द वाइस चेयरपर्सन। कि अगर मीटिंग, यहाँ पे मीटिंग एडजर्न होगा और नया जो डेट टाइम प्लेस होगा उसको चेयरपर्सन फिक्स करेगा, और चेयरपर्सन अगर प्रेजेंट नहीं है तो वाइस चेयरपर्सन फिक्स करेगा। उसके बाद अगर रिव्यूअर की बात करें तो जो बंदा रिव्यू करने के लिए आएगा उसके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक रिक्विजिशन, दूसरा उसको फर्निश क्या क्या करना पड़ेगा, तीसरा उसका अपॉइंटमेंट कब कब नहीं हो सकता, एंड चौथा सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोफेशनल असाइनमेंट। तो बेसिक रिक्विजिशन क्या होगा, तो बोला भैया वो एक्सपीरियंस्ड आदमी होना चाहिए, उसके पास 7 years ऑफ एश्योरेंस प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो वर्ड्स है एश्योरेंस, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, इसको अंडरलाइन कर लीजिए बिकॉज यहाँ पे पहले ऑडिट एक्सपीरियंस यूज करते थे, अब यहाँ पे उन्होंने टर्मिनोलॉजी चेंज की है। बोला एश्योरेंस, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह उस बंदे ने ले रखी हो, जो भी टेस्ट वगैरह देना था उस बंदे ने पीयर रिव्यू बोर्ड का टेस्ट भी दे रखा हो, ठीक है। तीसरा रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए पहले बंदा इंडस्ट्री में था, फिर अब जाके वो प्रैक्टिस में है, पहले इंडस्ट्री में था अब जाके प्रैक्टिस में है, तो यहां पे ना 10 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए इंडस्ट्री का और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का। ऐसा क्यों है सर, क्योंकि अगर बंदा इंडस्ट्री में नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिस में था, प्रैक्टिस में है, तो हमने बोला 3 years ऑफ एश्योरेंस प्रैक्टिस एक्सपीरियंस देखेंगे। लेकिन पहले इंडस्ट्री में था, प्रैक्टिस में है, तो प्रैक्टिकली 7 years ऑफ एश्योरेंस प्रैक्टिस एक्सपीरियंस देखना गलत हो जाएगा क्योंकि लंबे समय से वो इंडस्ट्री में था। तो बोला ठीक है 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री होना चाहिए। फिर उसके बाद देखना वो बंदा फर्निश क्या करेगा। अब उस रिव्यूअर को ना 2 चीजें फर्निश करनी होगी, एक अपना कंसेंट लेटर फर्निश करना होगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज द रिव्यूअर, और उसको एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फर्निश करना पड़ेगा कि भाई जब मैं रिव्यू करूंगा तो रिव्यू करते वक्त मेरे को जो क्लाइंट पीयू के जो क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का पता चलेगा वो कहीं भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और तीसरी चीज आती है कैन नॉट बी अपॉइंटेड, रिव्यूअर कब कब अपॉइंट नहीं हो सकता, तो एकदम लॉजिकल सी चीज है।
भाई उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता कि भाई तेरे अगेंस्ट तो डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है तो किसी पीयू का रिव्यू कैसे करेगा तुझे, या फिर वो बंदा गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट है तो भाई तुझे तो गिल्टी ठहराया गया था फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट, तो तेरा करेक्टर ढीला है, तेरे दामन तेरे करेक्टर पे दाग है तो रिव्यू नहीं कर सकता। सिमिलरली उस व्यक्ति को मान लीजिए कन्विक्ट किया गया है फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, उसने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जो समाज की नजरों में गलत है, कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया हुआ उस चीज के लिए, तो उस बंदे को भी हम रिव्यूअर अपॉइंट नहीं करेंगे। या फिर उसका या उसके पार्टनर का या फिर उसके पर्सनल का, उसका या उसके पार्टनर्स का या फिर उसके पर्सनल का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पीयू में, तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, तो वहां भी बोला गया कि वो रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। या फिर उस बंदे ने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर रखा है अंडर एनी ऑफ द पार्टनर्स इन पीयू, तो भैया प्रैक्टिसिंग यूनिट बोलेगा तू तो मेरा आर्टिकल है, तूने मेरा नमक खाया है, तो तू रिव्यू करते हुए मेरी कमियां नहीं निकालेगा, तो वहां भी वो क्या नहीं करेगा, रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो रिक्विजिशन के अंदर 3 पॉइंट्स आते थे, 7 years ऑफ एश्योरेंस प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग प्लस टेस्ट एंड इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस के केस में 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री प्लस 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस। फर्निश क्या करना है, कंसेंट लेटर, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अपॉइंट कब कब नहीं किया जा सकता, डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट, कन्विक्टेड ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीयू, अंडरगॉन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग विद एनी ऑफ द पार्टनर्स इन द पीयू। एक चीज यहां पे और ध्यान रखिएगा जिसका मैंने हेडिंग दिया है, रेस्ट्रिक्शन इन एक्सेप्टिंग प्रोफेशनल असाइनमेंट, रेस्ट्रिक्शन इन एक्सेप्टिंग प्रोफेशनल असाइनमेंट। बोला जो भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगा ना रिव्यूअर का, याद रखना उससे 2 साल पहले, उसके 2 साल बाद, 2 साल पहले, 2 साल बाद, 2 साल पहले, 2 साल बाद, ही शुड नॉट एक्सेप्ट एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट। यानी वो बंदा जो रिव्यूअर है ना, 2 साल पहले उसने कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट उस पीयू से एक्सेप्ट किया होना चाहिए, ना अपॉइंटमेंट के 2 साल बाद तक वो पीयू से कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट करेगा, तो एक काइंड ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड का रेस्ट्रिक्शन है। 2 years आफ्टर भी कवर्ड है, 2 years बिफोर भी कवर्ड है, वरना उसका इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा, वो बंदा इंडिपेंडेंटली रिव्यू नहीं कर पाएगा। तो ये क्या सर, एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर की, रिव्यूअर बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी होगी, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया, रिक्विजिशन, फर्निश क्या करना है, कब कब अपॉइंट नहीं हो सकता, एंड रेस्ट्रिक्शन इन एक्सेप्टिंग प्रोफेशनल असाइनमेंट। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है चैप्टर से, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस बाय द रिव्यूअर। तो जब रिव्यूअर रिव्यू करने जाएगा उसको एविडेंसेस लेना है, तो मेथड्स क्या क्या होंगे एविडेंस कलेक्ट करने के। तो नॉर्मली अगर हम लोग ऑडिट करते हैं तो ऐसे 500 में हम लोग पढ़ते हैं कि ICIOR तरीका होता है एविडेंसेस लेने का। याद करो ICIOR, इंस्पेक्शन, कंप्यूटेशन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, है ना, वो सारा हमने डिस्कस किया था। 6 मेथड्स, यहां पे सिर्फ 3 ही मेथड्स हैं, IOI, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, 3 ही मेथड्स है सर, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, ओनली 3 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंसेस। खुद जाके डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट किया, ये ऑब्जर्व करा कि भाई जो सामने वाला पीयू है उसने सारी प्रोसीजर्स वगैरह प्रॉपर्ली फॉलो किया है कि नहीं, और इंक्वायरी मतलब जो भी कंसर्न नॉलेजेबल पर्सन है उनसे बातचीत करी, उनसे इंक्वायरी लिया। तो इसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट टेक्निक कौन सा है, इंस्पेक्शन है, क्योंकि ऑडिटर खुद डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है। पीयर रिव्यू करने के लिए जो रिव्यूअर है वो एक क्वालिफाइड असिस्टेंट की मदद ले सकता है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, एंड जिस बंदे ने डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन कर रखी होनी चाहिए। तो भाई मैं रिव्यू करूंगा, मेरे को मदद की जरूरत है, तो आई कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट वन क्वालिफाइड असिस्टेंट, बट याद रखिएगा वो आर्टिकल नहीं होना चाहिए, ही शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, एंड ही शुड हैव अगेन साइन द डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि रिव्यूअर ने भी डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन किया है। उसके बाद स्कोप ऑफ रिव्यू की बात करें तो याद रखिएगा, इट इज गोइंग टू बी कन्फाइंड टू प्रीसीडिंग 3 years, इट इज गोइंग टू बी कन्फाइंड टू प्रीसीडिंग 3 years ओनली, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रिव्यूअर का स्टेप वाइज अप्रोच क्या होने वाला है, एकदम बेसिक रहने वाला है। भाई जाएगा वो बंदा, सबसे पहले असाइनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसके बाद क्या होता है ना, एक एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर पीयू की तरफ से आता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है पूरा हर चीज, कौन कौन से क्लाइंट हैं, क्या है, फर्म का साइज कितना है। बेस्ड ऑन दैट ना रिव्यूअर सेलेक्ट करता है कि मेरे को कितना एश्योरेंस एंगेजमेंट का रिव्यू करना है, और कम्युनिकेट करता है कि हाँ भैया मेरे को तेरे 20 में से 3 क्लाइंट का रिव्यू करना है। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर करना कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इन प्लेस है कि नहीं, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, AQMM फॉलो हो रहा है कि नहीं, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव और स्कोप में जो जो चीजें आई वो सारा यहां भी आ जाएगा, ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग लेना है असाइनमेंट का, सबसे पहले एसर्टेन करना है कि मेरे को कितना एश्योरेंस एंगेजमेंट का रिव्यू करना है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन कम क्वेश्चन है रिसीव्ड बाय द पीयू, रिसीव्ड फ्रॉम द पीयू। डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर करना है, टीपी का कंप्लायंस इंश्योर करना है, देन कंप्लायंस प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं,
कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि पीयू के वहां कंट्रोल्स कैसे हैं, और डिटरमाइन करना है नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, कि मेरे को सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स कितना फॉलो करना है। तो याद करो ऐसे 315 330 हम लोग ऑडिट में भी पढ़ते थे। परफॉर्म कंप्लायंस प्रोसीजर्स, एसर्टेन द एंटी ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। सेम चीज यहाँ रिव्यूअर के केस में भी लगता है, कंडक्ट कंप्लायंस प्रोसीजर्स, डिटरमाइन द एंटी ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया। ऑब्वियसली वी आर गोइंग ए बिट फास्ट बिकॉज दिस इज जस्ट अ रिवीजन। अपने को पूरा चैप्टर बहुत ही कम टाइम फ्रेम में रिवाइज करना है, ठीक है ना। उसके अलावा देखना कुछ नए डेफिनेशन ऐड हुए हैं चैप्टर में। ब्रांच पीयर रिव्यूअर। ब्रांच पीयर रिव्यूअर मतलब वो रिव्यूअर जो ब्रांच का रिव्यू करेगा, एंड क्वालिफिकेशन ऑब्लिगेशन सेम होंगे, कुछ खास नहीं है। एक डेफिनेशन नया ऐड हुआ न्यू यूनिट का, कि बोला गया यार सोचो, लॉजिकली सोचो, एक स्टैब्लिशमेंट एक पीयू जो पुराना है, एक स्टैब्लिशमेंट जो नया नया है। अब कंपैरेटिवली एक स्टैब्लिशमेंट जो नया नया है उसका जब रिव्यू होगा ना तो उसको थोड़ा जोर आएगा कि यार मेरा रिव्यू हो रहा है, मैं तो अभी नया हूं, तो उसको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है फीस के टर्म्स में, एप्लीकेबिलिटी के टर्म्स में कुछ रिलैक्सेशन दी जाती हैं। इसलिए यहाँ पे न्यू यूनिट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो बोला न्यू यूनिट का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी फर्म जिसके स्टैब्लिशमेंट को 12 महीने भी नहीं हुए हैं, कोई भी ऐसी फर्म जिसके स्टैब्लिशमेंट को 12 महीने भी नहीं हुए हैं, स्टैब्लिशमेंट इज लेस देन 12 मंथ्स, डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट इज लेस देन 12 मंथ्स, immediately preceding the date of receipt of application of peer review, right? या फिर 12 महीने से ज्यादा तो हो गया स्टैब्लिशमेंट को, बट अभी तक भी पीयू ने ना कोई भी एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है। तो प्रैक्टिकली रिव्यू होता ही किस चीज का है, सिर्फ एश्योरेंस सर्विसेज का रिव्यू होता है। अदर देन एश्योरेंस सर्विसेज बाकी सर्विसेज का रिव्यू नहीं होता है। तो एक पीयू भली 12 महीने से ज्यादा हो चुका है, 3 साल हो गया काम करते हुए, 4 साल हो गए, बट कभी एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करा, तो उसको भी न्यू यूनिट के कैटेगराइजेशन में रखा जाएगा, ठीक है। तो न्यू यूनिट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। Means a firm whose date of establishment is less than 12 months immediately preceding the date of application of peer review, and which may or may not have rendered any assurance services during the said review, or a PU in existence for a period exceeding 12 months but not rendering any assurance services. अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, पीयर रिव्यू गाइडलाइंस, पीयर रिव्यू गाइडलाइंस के लिए बोल रहे हैं कि पीयर रिव्यू गाइडलाइंस जो कि काउंसिल ने जारी करा है, इश्यू करा है, उनको गाइडलाइंस माना जाएगा एज पर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा सर, कि आप याद करो क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रेगुलेशन गाइडलाइंस द सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो नॉर्मली क्या होता है कि गाइडलाइंस को रिकमेंडेटरी माना जाता है, मैंडेटरी नहीं माना जाता। लेकिन अगर यहां पे ये कह रहे हैं कि गाइडलाइंस आर डीम्ड टू बी कवर्ड अंडर क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल टू द सीए एक्ट, मतलब यहां पे अगर गाइडलाइन कॉन्ट्रावीन हो रहा है तो सीए पीयू को गिल्टी माना जाएगा, गिल्टी ठहराया जाएगा। सो दैट इज व्हाई अब क्या बन जाएगा, मैंडेटरी बन जाएगा, ऑब्लिगेटरी बन जाएगा पीयू के लिए टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस। उसके बाद देखिएगा पीयर रिव्यू ना अटेस्टेशन सर्विसेज के ऊपर लगता है। पीयर रिव्यू के अंदर मेनली जो कवर्ड होती है सर वो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स कवर्ड होती हैं, है ना। तो अब एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के अंदर क्या क्या नहीं आएगा, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के अंदर क्या क्या नहीं आएगा उसकी एक लिस्ट दिया हुआ है में कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट्स एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर नहीं आएगा। जो रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं अपन बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, वो एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर नहीं आएगा। जो इनकम टैक्स रिटर्न बनाने का काम करते हैं वो एश्योरेंस एंगेजमेंट में नहीं आएगा। जो कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काम करते हैं वो नहीं आएगा। जो ड्यू डिलिजेंस का काम करते हैं वो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के अंदर नहीं आएगा। अब इसी लिस्ट के अंदर ना एक पॉइंट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, बहुत सिंपल सा बोला, कोई भी ऐसा सर्विस जो प्रैक्टिशनर रेंडर कर रहा है एंड काउंसिल ने उसे एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं माना है तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। मतलब एकदम लॉजिकल सी चीज है कि भाई काउंसिल अगर किसी पार्टिकुलर एंगेजमेंट को, किसी सर्विस को एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं मान रहा तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। तो एक तरीके से काउंसिल ने अपना पावर एनहांस कर दिया, खाली क्लैरिफाई कर दिया कि भैया लिस्ट में खाली मत चले जाना। अगर हम कह रहे हैं कि ये सर्विस एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है तो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, तो वो पॉइंट को ऐड करके छोड़ दिया है यहाँ पे। अब देखना जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेयर रिव्यू, जिसके अंदर मेजर चेंजेस भी आए हैं। पहले पीयूज का कैटेगराइजेशन होता था L1 कैटेगरी के हिसाब से, L2 कैटेगरी के हिसाब से। जो एंटिटी L1 कैटेगरी में आएगा उसका अकॉर्डिंगली रिव्यू होगा, जो पीयू L2 कैटेगरी में आएगा अकॉर्डिंगली उसका रिव्यू होगा, राइट। अब कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से कर दिया गया है कि पहले क्या होता था कि आईसीआई ढूंढती थी, अच्छा कौन सा फॉर्म है जिसका रिव्यू एप्लीकेबल होगा, कौन सा फॉर्म है जिसका रिव्यू एप्लीकेबल होगा।
अब कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से कर दिया है, पीयर रिव्यू मैंडेट इंप्लीमेंटेशन नाम दिया गया इस टर्मिनोलॉजी को, राइट, कि जहां पे जो पीयू है वो ढूंढेगा, अरे भाई मेरा रिव्यू करा दो, मेरा रिव्यू करा दो, मेरा रिव्यू करा दो। पीयर प्रैक्टिसिंग यूनिट रिक्वेस्ट करेगा, मेरा टाइमली रिव्यू करा दो। क्यों? अब ऐसा कर दिया, तेरे को लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करना है, रिव्यू कराना पड़ेगा। तेरे को फलाना अनलिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट करना है, रिव्यू कराना पड़ेगा। तेरे को एक ऐसी एंटिटी का ऑडिट करना है जिसका बोरोइंग्स इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, रिव्यू कराना पड़ेगा। तो अब क्लाइंट वाइज कर दिया है कि आप ऐसे क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो तो आपको रिव्यू पहले कराना पड़ेगा। आप ऑडिट एक्सेप्ट ही तब कर पाओगे अगर आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है, वरना आप ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। आप जब रिपोर्ट भी जारी करोगे तो आप रिपोर्ट तभी जारी कर पाओगे अगर आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है, वरना आप रिपोर्ट ही जारी नहीं कर पाओगे। यानी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो पहले उसको रिन्यू कराओ रिपोर्ट देने से पहले। लेकिन रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए पीयूज को फेज वाइज इस चीज की एप्लीकेबिलिटी कर दी कि ठीक है भाई, आप बड़ी एंटिटीज को ऑडिट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली पीयर रिव्यू जो एप्लीकेबल होगा वो एक अर्लियर डेट से होगा। आप कंपैरेटिवली छोटी एंटिटीज का ऑडिट कर रहे हो तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपका जो पीयर रिव्यू एप्लीकेबल होगा वो थोड़े बाद में होगा, मे बी 1 साल बाद होगा। और छोटी एंटिटीज का ऑडिट कर रहे हो तो मे पीयर रिव्यू और थोड़े लेट से एप्लीकेबल होगा। तो ऑलमोस्ट सारे पीयूज को कवर कर दिया, लेकिन फेज वाइज एप्लीकेबल कर दिया कि आप कौन से एंटिटीज का ऑडिट कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट पीयर रिव्यू आपके लिए कब से मैंडेटरी है। तो उस पर्टिकुलर डेट का पीयू को ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर डेट के बाद उन क्लाइंट्स का ऑडिट करने के लिए पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वरना ऑडिट पॉसिबल ही नहीं ऑडिट करना। तो इसको हम कहते हैं पीयर रिव्यू मैंडेट। और 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया सर, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो पीयर रिव्यू मैंडेट को यहां पे एप्लीकेबल किया गया है 4 फेजेस में, ध्यान रखिएगा। बोला फेज 1, ऐसी पीयूज जो प्रपोज कर रही हैं टू अंडरटेक स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटरप्राइजेस जिसके इक्विटी या डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स लिस्टेड है इन इंडिया और अब्रॉड। तो ऐसे प्रैक्टिसिंग यूनिट्स जो प्रपोज कर रही है टू अंडरटेक स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज जिसका इक्विटी या डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स लिस्टेड है इन इंडिया और अब्रॉड, तो बोला भैया आप तो बहुत ही बड़े एंटिटीज का रिव्यू ऑडिट कर रहे हो, आपका रिव्यू तो मैंडेटरी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ओनली, और आप फेज 1 में कवर्ड है सर, आप फेज 1 में कवर्ड है। ठीक है, अब हर फेज वाइज ना एक साल भरता जाएगा। आप फेज 2 में आओगे तो 1 अप्रैल 2023 से पीयर रिव्यू मैंडेटरी है। आप फेज 3 में आओगे तो 1 अप्रैल 2024 से पीयर रिव्यू मैंडेटरी है। आप फेज 4 में जाओगे तो 1 अप्रैल 2025 से पीयर रिव्यू मैंडेटरी है। ठीक है, अब फेज 2 में एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करेगा कि आप कैसे क्लाइंट का ऑडिट करते हो, या फिर आपके पार्टनर्स कितने हैं, फर्म में। ठीक है, तो बोला आप अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज का ऑडिट करते हो, प्रपोज करते हो टू अंडरटेक ऑडिट ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, तो अगर आप टॉप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज का ऑडिट करते हो, टॉप मतलब जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिनका आउटस्टैंडिंग लोन्स, एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स 500 सीआर या उससे ज्यादा है, मतलब हाफ कर दिया, 1000 का हाफ, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 500 सीआर या उससे ज्यादा है, यानी हाफ कर दिया। तो ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो कि टॉप है एकदम, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स, एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 सीआर है, और एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर, डिपॉजिट्स लेस देन इक्वल टू 500 सीआर, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 सीआर है, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 500 सीआर है, राइट। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप फेज 2 में फॉल करेंगे, आपका रिव्यू 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होगा। मतलब मैंडेटरी कब से होगा? 1 अप्रैल 2023 से। और ये लिमिट्स कब देखने होंगे? 31 मार्च ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन से क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हो, अगर आप अटेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आपके फर्म में 5 या 5 से ज्यादा पार्टनर्स हैं, आप अटेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपके फर्म में 5 या 5 से ज्यादा पार्टनर्स हैं, तब भी आप फेज 2 में फॉल करेंगे और रिव्यू आपका 1 अप्रैल 2023 से मैंडेटरी होगा। फेज 3 में देखना, फेज 3 में ना पार्टनर वाले चीज में एक पार्टनर कम कर दिया, यानी 4 पार्टनर। फेज 4 में एक पार्टनर और कम कर दिया, यानी 3 पार्टनर। यानी क्लाइंट वाले चीज को एक बार भूल जाओ। फेज 2 में बोला अगर 5 या 5 से ज्यादा पार्टनर हैं, आप अटेस्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो फेज 2 में फॉल करोगे, 1 अप्रैल 23 से रिव्यू एप्लीकेबल है। फेज 3 में बोला 4 या 4 से ज्यादा पार्टनर है, तो तुम फेज 3 में आ गए, 1 अप्रैल 2024 से रिव्यू एप्लीकेबल है। और फेज 4 में बोला 3 या 3 से ज्यादा पार्टनर है, तो फेज 4 में आ जाओगे, 1 अप्रैल 2025 से रिव्यू एप्लीकेबल है। क्लाइंट की बात करें तो फेज 1 में लिस्टेड कंपनीज थी, फेज 2 में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज टॉप था, और फेज 3 में बोला है आप किसी भी ऐसी एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हो जो फंड्स रेज करती है फ्रॉम पब्लिक और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो क्या करती है? फंड्स रेज करती है फ्रॉम पब्लिक्स और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कितना फंड?
50 खोका या उससे ज्यादा ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, या फिर किसी ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट का रिव्यू करते हो, ट्रस्ट का ऑडिट करते हो जो कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में आता है, यानी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के अंदर जो आता है, लिस्टेड तो नहीं है बट पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है, तो आप फेज 3 में फॉल करोगे, आपका रिव्यू 1 अप्रैल 2024 से मैंडेटरी है। या फिर अगर आप पीएसयू के ब्रांचेस को ऑडिट करना चाहते हो तो आप फेज 4 में फॉल करोगे, रिव्यू 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी है। तो या तो पार्टनर वाइज या तो क्लाइंट वाइज। पार्टनर वाइज फेज 1 में नहीं आएगा, फेज 2, 3, 4 में आएगा। फेज 2 में 5 या 5 से ज्यादा पार्टनर, फेज 3 में 4 या 4 से ज्यादा पार्टनर, फेज 4 में 3 या 3 से ज्यादा पार्टनर। क्लाइंट वाइज फेज 1 लिस्टेड, फेज 2 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टॉप, फेज 3 फंडिंग रेज करा 50 CR या उससे ज्यादा या बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग पीआई ट्रस्ट एंड पीआईएल, एंड फेज 4 अंडरटेक ऑडिट ऑफ ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और फेज वाइज एक साल भरते जा रहा है, ठीक है ना, फेज वाइज एक साल भरते जा रहा है। तो यहाँ पे एक चार्ट भी दिया है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। दैट इज पीयूष प्रोवाइडिंग अटेस्टेशन सर्विसेज। पार्टनर के बेसिस में क्या क्राइटेरिया रहेगा या फिर क्लाइंट के बेसिस में क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो पार्टनर के बेसिस में आप अटेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, 5 पार्टनर हैं एटलीस्ट तो फेज 2 में आओगे, 1 अप्रैल 2023 से रिव्यू एप्लीकेबल है। 4 पार्टनर्स हैं एटलीस्ट तो फेज 3 में आओगे, 2024 से रिव्यू एप्लीकेबल है। 1 अप्रैल 2024 से एटलीस्ट 3 पार्टनर्स है तो फेज 4 में आओगे, और 1 अप्रैल 2025 से रिव्यू एप्लीकेबल है। डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स अगर बात करें तो फेज 1 लिस्टेड एंटिटीज, फेज 2 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज टॉप या फिर 5 से ज्यादा पार्टनर्स, फेज 3 ऐसी कंपनीज जो फंड्स रेज कर रही है 50 CR या मोर या पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में फॉल करती हैं, या 4 से ज्यादा पार्टनर्स, एंड फेज 4 में ब्रांचेस ऑफ पीएसयू और 3 और मोर पार्टनर्स। क्लियर है। पीयर रिव्यू बोर्ड का पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिया, एलिजिबिलिटी टू बी रिव्यूअर का पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिया। यहां पे अब जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है वो है प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू। तो प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू के अंदर कुछ चेंजेस भी हैं, टाइमलाइंस में भी कुछ चेंजेस हैं। पहले पीयर रिव्यू के लिए बोलते थे कि 60 डेज में पीयर रिव्यू कंपल्सरीली कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो पीयू और रिव्यूअर है आपस में मिलकर इंश्योर करेंगे कि 60 डेज में पीयर रिव्यू कंप्लीट हो जाए। अब बोला 20 डेज में कंप्लीट हो जाए, और अगर न्यू यूनिट है तो 7 डेज में कंप्लीट हो जाए। तो पहले 60 था, 20 है, न्यू यूनिट्स के केस में 7 है। मतलब आप समझ सकते हो कि हर चीज का डेडलाइन कम कर दिया, एप्लीकेशन देने का समय, रिव्यूअर को सिलेक्ट करने का समय, आगे जवाब देने का समय, हर चीज को कम कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रैक्टिसिंग यूनिट फॉर्म 1 सबमिट करेगा टू द पीयर रिव्यू बोर्ड। पीयू फॉर्म 1 सबमिट करेगा टू द पीयर रिव्यू बोर्ड। अब फॉर्म 1 होता क्या है, एप्लीकेशन कम क्वेश्चन है, इट्स एन एप्लीकेशन कम क्वेश्चन है। ठीक है, तो पीयू ने सबमिट करा फॉर्म 1 टू द पीयर रिव्यू बोर्ड। सुवो मोटो अगर जो पीयू है अपना रिव्यू कराना चाहती है तो वो डायरेक्टली फॉर्म 1 सबमिट करेगा। अगर पीयर रिव्यू बोर्ड पीयू को बोल रहा है कि तू रिव्यू करा, तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पीयर रिव्यू सेक्रेटरी, पीयर रिव्यू बोर्ड का सेक्रेटरी वो फॉर्म 1 सबमिट करेगा। अब पीयर रिव्यू बोर्ड के पास 3 दिन का टाइम है। 3 दिन, ये याद रखिएगा, हाईएस्ट है 3 डेज। इसके बाद सिर्फ 2 डेज 1 डे दिखाई देगा आपको, ये क्योंकि ये पीयर रिव्यू बोर्ड टाइम ले रहा है तो हाईएस्ट है 3 डेज। बोला 3 वर्किंग डेज के अंदर ना 3 रिव्यूअर्स का नाम रिकमेंड करेगा पीयर रिव्यू बोर्ड, और फिर प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास 1 वर्किंग डे का टाइम होगा उन 3 में से एक रिव्यूअर को सिलेक्ट करके पीआरबी को इंटीमेट करना। यानी पीआरबी के पास 3 दिन का समय है कि देयर आर 3 रिव्यूअर्स इन डी का, सिलेक्ट 1 आउट ऑफ 3। लेकिन पीयू के पास सिर्फ 1 दिन का समय है, कितनी नाइंसाफी है, टू सिलेक्ट 1 आउट ऑफ 3 एंड इंटीमेट टू द पीआरबी विद इन 1 वर्किंग डे। ठीक है, अब कम्युनिकेशन हो गया, रिव्यूअर का सिलेक्शन हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली अब रिव्यूअर को क्या मिलेगा, रिव्यूअर क्या देगा। अब रिव्यूअर को वो कॉपी ऑफ फॉर्म 1 मिलेगा, उसका अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट के 2 दिन के अंदर उसको फॉर्म 1 की कॉपी मिलेगी जो एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर था, क्योंकि वो फॉर्म देख कर तो डिसाइड करेगा ना कौन कौन सा क्लाइंट का रिव्यू करना है। और रिव्यूअर को 2 दिनों के अंदर ना डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी सबमिट करना पड़ेगा। वो हमने एलिजिबिलिटी पार्ट में भी देखा था कि डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सबमिट करना पड़ता है। अब फॉर्म 1 मिल गया, अब फॉर्म 1 के बेसिस में पीयू इंटीमेट करेगा, रिव्यूअर इंटीमेट करेगा पीयू को ऑफ द सैंपल सिलेक्टेड बाय हिम, कि भाई मैं कौन कौन से क्लाइंट का रिव्यू करूंगा, मैं कौन से अटेस्टेशन सर्विसेज को सिलेक्ट करूंगा, कवर करूंगा इन माय रिव्यू। और ये जो सैंपल का इंटीमेशन जाएगा ये फॉर्म 5 में जाएगा 2 वर्किंग डेज के अंदर, फॉर्म 5 में जाएगा 2 वर्किंग डेज के अंदर। तो फॉर्म 2 मिला, फॉर्म 1 मिला, फॉर्म 1 के जवाब में फॉर्म 5 में रिस्पॉन्स सबमिट करा और बताया कि मैं किन किन क्लाइंट्स को ऑडिट करूंगा, मतलब सैंपल्स के बारे में बताया। और मान लीजिए जो एप्लीकेशन का क्वेश्चन मिला था फॉर्म 1 में, उससे जी नहीं भरा रिव्यूअर का और एडिशनल क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो फॉर्म 6 के अंदर एडिशनल क्लैरिफिकेशन मांगेगा पीयू से, और पीयू के पास सिर्फ 1 दिन का समय है दोबारा से टू गिव दोस क्लैरिफिकेशंस, सिर्फ 1 दिन का समय। यानी पीयर रिव्यू बोर्ड ने 3 दिन लिया, फिर पीयू को सिर्फ 1 दिन का समय मिला,
फिर रिव्यूअर को 2 दिन का समय मिला, रिव्यूअर को क्या करना है, 2 दिन का समय मिला टू सबमिट द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, और उसको फॉर्म 1 भी 2 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, और फॉर्म 5 उसको 2 दिन के अंदर सबमिट करना है। फिर क्लैरिफिकेशन वो मांगेगा, पीयू को दोबारा से 1 दिन का टाइम मिलेगा टू गिव दोस क्लैरिफिकेशंस। अब रिव्यूअर क्या करेगा, प्लान करेगा फॉर द ऑनसाइट विजिट की मैं जाके प्रैक्टिकली रिव्यू करूंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि भैया फोन किया रिव्यूअर ने, मैं आ रहा हूं आज, क्या जा रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का टाइम देना पड़ेगा। तो 2 दिन का टाइम दिया जाएगा टू द पीयू कि आप रिकॉर्ड्स को रेडी करें। तो 2 दिन का टाइम पीयू को दे दिया, मतलब पीयू को अभी तक 1 दिन का समय मिल रहा था, अब 2 दिन का समय मिला। अब फाइनली रिव्यूअर गया रिव्यू करने के लिए, अब होगा ऑनसाइट विजिट। तो बोला मैक्सिमम 6 वर्किंग डेज, क्योंकि टोटल 20 डेज में तो ध्यान रखिएगा रिव्यू के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो मैक्सिमम 6 वर्किंग डेज का ड्यूरेशन ऑफ विजिट रहेगा। पहले 7 वर्किंग डेज हुआ करता था, और न्यू यूनिट के केस में तो सिर्फ 1 वर्किंग डे होगा, सिर्फ 1 दिन का ऑनसाइट विजिट होगा। और ये जो पूरा रिव्यू का प्रोसेस है 20 डेज के अंदर खत्म हो जाएगा, न्यू यूनिट के केस में 7 डेज के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर आती है रिपोर्टिंग, फॉलोअप वगैरह के रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो देखना, रिपोर्टिंग बाय द पीयर रिव्यूअर। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑन साइट रिव्यू, the reviewer shall submit the peer review board to the board. Reviewer shall submit the peer review report to the board along with form 9 in his opinion. The PU has adequate systems and procedures in compliance with TPE. Copy of report shall also be forwarded to the PU. अब सबसे पहले अगर डेफिशिएंसी है तो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा जिसमें डेफिशिएंसीज के बारे में पीयू को जवाब दिया, पीयू को बताया जाएगा, पीयू से फिर रिवर्ट बैक लिया जाएगा, उनके रिमार्क्स लिए जाएंगे दोस डेफिशिएंसीज, रिगार्डिंग दोस डेफिशिएंसीज, एंड अलॉन्ग विद द रिप्लाई ऑफ पीयू पीयर रिव्यू बोर्ड को कम्युनिकेट किया जाएगा। अगर डेफिशिएंसीज नहीं है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बट अगर डेफिशिएंसीज है तो पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जाएगा, पीयू का रिमार्क्स लिया जाएगा, फिर जाके फाइनल रिपोर्ट जाएगा, ठीक है। अगर फाइनल रिपोर्ट में डेफिशिएंसीज जा रही है यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट जा रहा है, तो वहां पे ना एक फॉलो ऑन रिव्यू भी होता है बाद में, कि हमने आपको अभी कमियां बताई हैं, हमने आपके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट नहीं किया है, अब आपके पास टाइम अपनी गलतियों को सही करने का, बाद में हम फॉलो ऑन करेंगे। तो सबसे पहले होता है इश्यू ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इन केस ऑफ डेफिशिएंसीज। अगर रिव्यूअर को लगता है सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस नहीं है, डेफिशिएंसीज है, AQMM फॉलो नहीं हो रहा है, तो वहां पे वो पीयू को फॉलो करे, कम्युनिकेट करेगा, पीयू के क्लैरिफिकेशंस लेगा, और पीयू 2 वर्किंग डेज के अंदर अपने क्लैरिफिकेशंस देगा, अपने जवाब देगा। फिर अगर रिव्यूअर पीयू के जवाब से खुश नहीं है तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, और खुश है तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, और कॉपी ऑफ रिपोर्ट आगे पीयर रिव्यू बोर्ड को सबमिट किया जाएगा। अगर यहां पे रिपोर्ट मॉडिफाइड है तो उसके रीजंस बताए जाएंगे, आगे एक फॉलो ऑन रिव्यू भी होगा, ठीक है ना, आगे एक फॉलो ऑन रिव्यू भी होगा। और साथ ही साथ और भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सबमिट की जाएगी पीयर रिव्यू बोर्ड को, जैसे जो क्वेश्चनर मिला था एप्लीकेशन का क्वेश्चनर फॉर्म 1 में, फिर सैंपल सेलेक्ट किए गए थे, फिर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट था, तो ये सारा भी साथ में जाएगा, ये सारा भी साथ में जाएगा। 20 डेज के अंदर प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, न्यू यूनिट के केस में 7 डेज के अंदर प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। अगर रिपोर्ट क्वालिफाइड है तो बाद में एक फॉलो ऑन रिव्यू कराएगा बोर्ड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिपोर्ट बाय द रिव्यूअर। तो ये कॉन्सेप्ट पहले भी था, फॉलो ऑन रिव्यू कराया जाएगा। इस पीरियड को कम भी किया जा सकता है, बट 6 महीने से कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि 6 महीने का टाइम तो एटलीस्ट क्लाइंट को दिया ही जाएगा, पीयू को दिया ही जाएगा टू करेक्ट दोज डेफिशिएंसीज। फाइनली अगर रिपोर्ट अनक्वालिफाइड है तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट को चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड साइन करेंगे, और ये जो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है इसकी जो वैलिडिटी है ये 3 साल के लिए होती है, और 3 इयर्स तक के लिए वैलिड है। और पार्टिकुलरली डिपेंडिंग अपॉन कौन से क्लाइंट्स को ऑडिट करना है, अगर आप फेज 1 में फॉल करते हो, 2 में फॉल करते हो, 3 में फॉल करते हो, 4 में फॉल करते हो, तो ये पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये सर्टिफिकेट हाथ में नहीं है तो आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो आपको रिपोर्ट देने से पहले रिन्यू करना पड़ेगा, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। यहां मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए दे भी दिया है कि न्यू यूनिट्स के रिव्यू के केस में और एग्जिस्टिंग यूनिट्स के रिव्यू के केस में कहां डिफरेंसेस आता है। 20 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज, ऑन साइट विजिट का ड्यूरेशन 6 वर्किंग डे, 1 वर्किंग डे। तो ओवरऑल ये सारे एरियाज हैं जो आपको पीयर रिव्यू के चैप्टर में सिर्फ ध्यान रखने हैं, राइट। तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि कम से कम टाइम फ्रेम के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर्ड हो। 35 मिनट का लेक्चर है खाली, जिसमें 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड, एंड मोस्ट लाइकली एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एक आधा कॉन्सेप्ट और है, आप अगर देखेंगे मॉड्यूल अपना कॉन्सेप्ट नोट्स देखेंगे तो एक आधा कॉन्सेप्ट आपको और मिलेगा, बट 80 to 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वी हैव कवर्ड, ऑल द चेंजेस वी हैव कवर्ड, एंड साथ ही साथ हमने कोशिश करा है कि आधे घंटे में पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, एंड जहां हो सके मैंने कोशिश करी है कि आपको फटाफट कॉन्सेप्ट भी बता दूं।
बट अगेन रैपिड वे में चीजों को बताया है, रैपिड वे में चीजों को कवर किया है। तो इफ यू वांट टू सी द वीडियो वंस अगेन, यू हैव दैट ऑप्शन टू सी द वीडियो वंस अगेन, है ना। एंड अगेन अमेंडमेंट नोट्स कहां से मिलेंगे आपको सर? अब www.apnamental.com फ्रॉम द फ्री रिसोर्सेज सेगमेंट, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसका ऑडियो क्लिप भी 20-25 मिनट का मैंने आपके लिए शेयर किया है पीयर रिव्यू चैप्टर का इन माय टेलीग्राम चैनल। तो ऑडियो नोट्स आल्सो यू कैन गेट फ्रॉम देयर। आपको सिर्फ ऑडियो सुनने का मन हो, वीडियो देखने का मन ना हो, तो आप ऑडियो नोट्स भी सुन सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।